हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। लेक्चर छोटा होगा, इसमें हम लोग इंटरफेरेंस सीखेंगे शुरू के 25 मिनट में और 20 मिनट में कह सकते हो। उसके बाद हम लोग सीखेंगे अबाउट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है, उसी का एक टॉपिक है ब्रिस्टर एंगल। तो ये दोनों टॉपिक देख के आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे। इसका जो थर्ड लेक्चर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज़ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसके बाद फिर एक फाइनल लेक्चर आ जाएगा डायफ्रैक्शन पर। ठीक है, और हो सकता है 5 लेक्चर लग जाएं, क्योंकि मेरा मन बने तो एक आधा छोटा लेक्चर और मैं बना दूँ टेलीस्कोप वगैरह पे, तो हो सकता है 5 लेक्चर लग जाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसके 4 ही लेक्चर लगे, क्योंकि चैप्टर रियलिटी में 4 ही लेक्चर का है अगर बोर्ड लेवल पे बात करें तो। ठीक है, और इसके अलावा फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रह जाता है आपका। ठीक है, मैं लैपटॉप पे या फिर लाइव आके किसी ना किसी तरीके से मैं आपको करा ही दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो तो वेव ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर है आज, और आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस का सिंपल सा मतलब होता है मीटिंग। ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? मीटिंग। तो कभी भी अगर तुम्हें 2 वेव्स का इंटरफेरेंस बोले तो इसका मतलब वो कुछ और नहीं बोल रहा है, बल्कि उसका मीटिंग बोल रहा है। जैसे आपने थोड़ी देर दिन पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि यहाँ से एक वेव आ रही है, यहाँ से एक वेव आ रही है, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगी तो इनका एक नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगा। ठीक है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है y1, इसका इक्वेशन है अगर y1, इसका इक्वेशन अगर है y2, इसका एम्पलीट्यूड है a1, इसका एम्पलीट्यूड है a2, तो जो y नेट बनेगा वो बनेगा y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, और जो एम्पलीट्यूड है वो बनेगा a1 प्लस a2। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने डिराइव की थी, है ना। हमने एक इक्वेशन भी निकाला था, दैट इज AR स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, है ना। इसके बाद हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी से रिप्लेस करके उसका भी इक्वेशन निकाला था, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। तो फिर से आज यही करना है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में कुछ और नहीं बल्कि यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है बल्कि मीटिंग ऑफ वेव, जहाँ पे दोनों वेव्स मिलती हैं। जैसे यहाँ पे दोनों वेव्स मिली है तो एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्रिएट हुआ है, एक रिजल्टेंट इक्वेशन क्रिएट हुआ है, दैट इज़ वाई नेट। तो वो होता है यहाँ पे इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सुपरपोजिशन मेथड, जो हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, बट फिलहाल हमें थोड़ी सी अलग बात करनी है। ठीक है, तो थोड़ी सी अलग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस, और यू कैन से व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, क्या रिलेशन आता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है लाइट का S1 और यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है लाइट का S2। सोर्स S1 चला यहाँ पर पहुँचा पॉइंट P पर, तो मान लेते हैं उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम t। ठीक है, टाइम तो हमारा t ही है, टाइम t में उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमारे S2 सोर्स ने x2 डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम t। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि भाई सभी का जो ओमेगा है वो सेम है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी सेम है, लैम्बडा सेम है, और के क्या होता है? वेव नंबर, वो भी सेम है। के इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय लैम्बडा। के इज व्हाट? के इज वेव नंबर। अगर आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव थोड़ा बहुत याद हो तो ये चीज़ आपको याद होगी। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे सेम है। ठीक है, ओके। तो टाइम t की बात हो रही है, अलग क्या है यहाँ पे? सिर्फ पाथ, एक x1 चला है, एक x2 चला है। अगर मैं y1 के लिए इक्वेशन लिखूँ, ठीक है, अगर मैं y1 के लिए एक इक्वेशन लिखूँ तो y1 के लिए क्या इक्वेशन आएगी ज़रा सोचो, और y2 के लिए क्या इक्वेशन आएगी ज़रा वो भी सोचो। ठीक है, सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो? चलो मैं सोचने में मदद करता हूँ। y1 का तुम्हारा इक्वेशन आएगा सोर्स 1 के लिए a साइन ओमेगा t प्लस के x1। ठीक है, और y2 का तुम्हारा इक्वेशन आएगा a साइन ओमेगा t प्लस के x2। प्लस माइनस में कोई डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो प्लस प्लस ले लो या माइनस माइनस ले लो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो अगर मैं इतनी क्वांटिटी को बोलूँ
तो ये बेसिकली कुछ और नहीं, पहले वेव का क्या है, फेज़ है, और ये दूसरा क्या है, ये दूसरे वेव का फेज़ है ना। तो अगर मुझे निकालना है यहाँ से φ2 माइनस φ1, तो φ2 माइनस φ1 क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1 हो जाएगा kx2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस kx2, मतलब बेसिकली φ2 माइनस φ1, तो ओमेगा टी प्लस kx2 में से मैंने ओमेगा 2 प्लस kx1 माइनस कर दिया, तो ओमेगा टी माइनस में आ गया, kx1 माइनस में आ गया, ओमेगा टी खत्म हो गया, तो φ2 माइनस φ1 को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा फाई, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं x1 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे बचा kx2 माइनस kx1, तो बेसिकली ये हो गया डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू k ले लिया मैंने कॉमन, तो अंदर बचा x2 माइनस x1, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू k को मैंने लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा और x2 माइनस x को मैंने लिख दिया डेल्टा x। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये डेल्टा x क्या है तुम्हारा, पाथ डिफरेंस है, और डेल्टा फाई क्या है तुम्हारा, फेज डिफरेंस है। तो टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है जहाँ पे बेसिकली बात किया है कि फेज डिफरेंस इतना है तो पाथ डिफरेंस बताओ, तो तुम्हें उसमें लैम्डा दिया हुआ है, तो तुम इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हो, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब एक टॉपिक आता है कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज पे हम लोग और डिस्कशन करेंगे YDSC के समय, बट फिलहाल के लिए हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं अबाउट कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज में से मतलब ऐसे सोर्सेज जिनका जो फेज डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहे, बस, ठीक है। सोर्सेज हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस विच डज नॉट वेरी विथ टाइम, फेज डिफरेंस which does not vary with time, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो फेज डिफरेंस है ये समय के साथ वेरी ना करे, मतलब जैसे एक इक्वेशन है तुम्हारे पास y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के x1, दूसरा इक्वेशन है तुम्हारे पास y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के x2, ठीक है। तो यहाँ से बताओ इन दोनों के फेज का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा k टाइम्स x2 माइनस x1, मतलब वो आएगा बेसिकली 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x, जो फेज डिफरेंस आएगा डेल्टा फाई जो आएगा, या फिर जो फाई आएगा, फाई को भी फेज डिफरेंस ही बोलते हैं, तो फाई इक्वल टू भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा x आएगा। तो बेसिकली क्या ये चीज़ कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि टाइम दोनों वेव के लिए सेम है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है। तो अगर ये चीज़ें सेम है और एक वेव दूसरे वेव से मान लेते हैं कि भाई 200 नैनोमीटर आगे चल रही है, ये अपनी पहली वेव है और ये हमारी दूसरी वेव है, ठीक है। तो हमारी दूसरी वेव पहली वेव से कितना पीछे है, ये पीछे है 200 नैनोमीटर, ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। तो बेसिकली अब ये वेव कहीं पर भी चली जाए बट दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो 200 नैनोमीटर का ही होगा, मतलब ये जो पाथ डिफरेंस होगा ये चेंज नहीं होगा, ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो अगर ये पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और लैम्डा तो हमने खुद से कांस्टेंट माना पिछले केस में। पिछले केस में हमने देखा ना कि भाई ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, के, ये सब के सब क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए, है ना। वेलोसिटी भी, टाइम भी, ठीक है। तो वेलोसिटी, टाइम, एफ, लैम्डा, के सब कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स कांस्टेंट है, 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, लैम्डा हमने कांस्टेंट माना, तो क्या फाई भी कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, फाई भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जब कांस्टेंट हो जाएगा तो दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस मतलब जो पार्ट डिफरेंस रहेगा वो मेंटेन रहेगा। अब ये ज़रूरी क्यों होता है, ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग YDSC करते हैं, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें जो लाइट्स का पैटर्न बन रहा है वो प्रॉपर बने, मतलब कहीं पर अगर ब्राइट बन रहा है तो वो प्रॉपर ब्राइट बने, कहीं पर अगर डार्क बन रहा है तो वो प्रॉपर डार्क बने। वरना होगा ऐसा कि अगर दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा तो कुछ वेव बाद में पहुंचेगी, कुछ वेव पहले पहुंचेगी, तो जिसके कारण कहीं पर ज़्यादा ब्राइट होगा, कहीं पर कम ब्राइट होगा, कहीं पर ज़्यादा डार्क होगा, कहीं पर कम डार्क होगा। बट अगर हमें एक प्रॉपर पैटर्न चाहिए तो सभी वेव्स का हमें क्या करना होगा, फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट करना होगा, जीरो नहीं, कॉन्स्टेंट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को कोहेरेंट सोर्सेज लगते हैं। बाकी YDSC चैप्टर में आप लोगों को ये और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को डेरिवेशन याद हो, कौन सा डेरिवेशन, जो हमने सुपरपोजिशन ऑफ वेव में किया था, अगर वो थोड़ा सा आप लोगों को डेरिवेशन याद हो तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को कराना चाहूँगा अभी, ठीक है। अगर वो डेरिवेशन आपको याद हो तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को कराना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो, विद ड्यू रिस्पेक्ट,
ठीक है, क्या याद हो आपको, याद हो मैंने रिजल्टेंट निकाला था एम्पलीट्यूड का ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। फाई क्या होता था, फेज डिफरेंस होता था। फिर हमने टेन फाई की वैल्यू निकाली थी जो आया था ए टू साइन फाई अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, याद है। ठीक है, बेसिकली ये ब्रैकेट नहीं था, ए वन प्लस ए टू कॉस फाई, याद है। ये टेन फाई का वैल्यू आया था हमारा, और ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू आया था, याद है। चलो अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें ये भी याद होगा इसके आगे मैंने क्या किया था। इसके आगे मैंने ये किया था कि भैया हमें पता है जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट आई के। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ठीक है, मतलब यूं कह सकते हो कि इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ए स्क्वायर, सम के कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। दोनों तरफ रूट लोगे तो ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई, या फिर रूट आई इज प्रोपोर्शनल टू ए आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह आई 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 रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये ए आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये हो जाएगा आई वन, ये हो जाएगा आई टू। अब यहाँ पे ए वन ए टू है तो आ जाएगा रूट आई वन आई टू, सो टू रूट आई वन आई टू, और ये कॉस फाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए कि भैया कॉस फाई यहाँ पे जीरो हो जाए। कॉस फाई क्या हो जाए, यहाँ पे जीरो हो जाए। कॉस फाई जीरो हो जाएगा तो बेसिकली होगा क्या, अच्छा सॉरी, कॉस फाई हो जाए वन, प्लस माइनस वन कह सकते हो, नहीं प्लस वन। कॉस फाई क्या हो जाए, प्लस वन। तो कॉस फाई प्लस वन कब कब होता है, जब फाई जीरो हो जाए, जब फाई टू पाई हो जाए, जब फाई फोर पाई हो जाए, है ना, जब फाई सिक्स पाई हो जाए, ऐसे ही चलता रहे। मतलब टू एन पाई वाला केस चलता रहे, है ना, टू एन पाई वाला केस चलता रहे, वेयर एन इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसा। ठीक है, जब फाई ऐसा होगा तो ये मैक्सिमम होता रहेगा। इंटेंसिटी भी और एम्पलीट्यूड का भी यही केस है। ठीक है, कॉस फाई इतना होने पे। अब हमें पता है फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ठीक है। तो हमने फाई का एक जनरल इक्वेशन निकाला 2n पाई, तो 2n पाई हमने पुट किया फाई की जगह इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला आ गया n लैम्डा। तो n लैम्डा एक ऐसा कंडीशन है जहां पर इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, और इसी मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट। इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एक वेव यहाँ से आई, एक वेव यहाँ से आई, दोनों वेव मिलके एक ब्राइट बनाई। ठीक है, दोनों वेव ने मिलकर क्या किया, एक ब्राइट बनाया। ठीक है, मतलब एक वेव यहाँ से आई, एक वेव यहाँ से आई, और दोनों वेव ने मिलकर क्या किया, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाया। मतलब बेसिकली एक दूसरे को बढ़ाया, तो उसको कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और उसकी कंडीशन क्या होती है, आई एम सॉरी फॉर दिस गाइस, आई एम रियली सॉरी। उसकी कंडीशन क्या होती है, एन लैम्डा। अरे यार, आई एम रियली सॉरी गाइस, मुझे आगे का सिलेबस अब लैपटॉप पर ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये शोरगुल है। और अभी बज रहे हैं 2, और शाम को अभी सुबह ही 3.5 घंटे में मेरी ट्रेन है। ठीक है, तो मैंने सोचा था यार 2 घंटे रुकूंगा, 4 बजे यहाँ से मुझे निकलना था, तो मैंने सोचा 4 बजे निकलने से पहले मैं सिलेबस करा देता हूँ, है ना। वेव ऑप्टिक्स मतलब एक लेक्चर बचेगा वेव ऑप्टिक्स का, और डायफ्रैक्शन का वो मैं कहीं और करा दूंगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझे ये पार्ट्स भी लैपटॉप पर ही पढ़ाने पड़ेंगे। सो प्लीज़ गाइस मैनेज फॉर दैट। ठीक है, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे पता नहीं था यार ऐसा कुछ हो जाएगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने क्या देखा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा फाई कितना था, 2n पाई के टर्म्स में था, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो डेल्टा एक्स क्या आ रहा था, एल लैम्डा आ रहा है ना। ये किसके लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब ब्राइट। ठीक है, अब ब्राइट और डार्क क्या होता है वो थोड़ी देर में तुम समझ जाओगे, टेंशन मत लो। इसका केस क्या होता है, एन लैम्डा। नेक्स्ट, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क। डार्क मतलब लेस इंटेंसिटी, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम है, उसके लिए केस क्या होता है। तो आपको पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकला था, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाई। ये मिनिमम कब होगा, जब कॉस फाई -1 हो जाए, मतलब जो फाई है वो पाई हो जाए, 3 पाई हो जाए।
5 पाई हो जाए। कॉस इन वैल्यूज़ पे क्या होता है, -1 होता है। तो इसका जनरल केस क्या बन जाएगा, इसका बेसिकली आपको टी एन निकालना है, तो ए पी लगा दो, पाई प्लस n-1 इंटू पाई, n-1 इंटू 2 पाई, तो पाई प्लस 2n पाई माइनस 2 पाई। तो आपका केस बन गया 2n पाई माइनस पाई। तो आपका जनरल केस बन गया 2n-1 पाई। ठीक है, ये बन गया इसका टी एन, 2n-1 पाई। उसका क्या बन रहा था, उसका बन रहा था 2n पाई, क्योंकि वो 0 पे हो रहा था, 2 पाई पे हो रहा था, 4 पाई पे हो रहा था। इसका 2n-1 पाई बनाए। ठीक, तो निकाल लो। डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। इसकी जगह डाल दो 2n-1 पाई इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, पाई से पाई खत्म, तो 2n-1 इक्वल टू 2 बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका 2n-1 λ/2। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया मिनिमा के लिए, डार्क के लिए। ये डेल्टा एक्स कितना हो गया डार्क के लिए, 2n-1 λ/। ठीक है, तो बेसिकली λ/2 वाले टर्म्स पे क्या बनेगा, डार्क बनेगा। डार्क मतलब मिनिमा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और एन लैम्डा वाले केसेस में क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, जिसको आप ब्राइट भी बोल सकते हो। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जैसे एक लाइट यहाँ से आ रही है और दूसरी लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, और अपोजिट आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक दूसरे को ये कैंसल आउट कर देंगे, तो बीच में यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। आपने पता होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव ने आपने ये सब पढ़ा होगा, है ना। तो ये हो गया मिनिमा का कंडीशन। ओके, आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखते हैं फर्दर चीज़ें इंटरफेरेंस की। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। तो इंटरफेरेंस यहाँ पे क्लियर होता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा और रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, ब्राइट। ब्राइट मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, मैक्सिमा भी बोल सकते हो। ठीक है, होता क्या है इसमें, इसमें जो डेल्टा एक्स है वो आता है एन लैम्बडा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ है किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग डार्क भी बोलते हैं या फिर मिनिमा भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें डेल्टा एक्स क्या आता है, इसमें डेल्टा एक्स आता है 2n-1 λ/2। कई सारे लोग इसको 2n+1 λ/2 से भी दिखाते हैं, बट हम लोग 2n-1 λ/2 मान कर चल रहे हैं। ठीक है, और n की वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ पे भी n की वैल्यू है 0, 0 नहीं ले सकते, n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, और यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ऐसा चलता रहेगा। ठीक, चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स का मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, क्या होता है कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब ऐसा सोर्स जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करे और उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहे। और कांस्टेंट फेज डिफरेंस क्यों जरूरी होता है ये भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा तो बेसिकली बेसिकली दोनों लाइट का जो पाथ है वो चेंज होता रहेगा, और अगर लाइट का पाथ चेंज होता रहेगा तो हमें स्टेडी इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, स्टेडी डार्क या ब्राइट नहीं मिलेगा। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा ही नहीं प्रॉपर। प्रॉपर क्या मतलब, मिलने का ही चांस कम हो जाता है अगर हमारे पास सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है तो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब टू सोर्सेज विच एमिट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, टू सोर्सेज, चलो ठीक है, समझ गए ना आप क्या इसमें एक्सप्लेन करूं। ठीक है, चलो लिख देता हूं एक बार आपके लिए, टू सोर्सेज विच एमिट्स वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जिनका फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट। फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाई। ठीक है, भूलना मत पिछला लेक्चर, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, आप जानते हो ना कि भाई जो फाई होता है वो क्या होता है, वो होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये टाइम पर डिपेंड ना करे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई टाइम बदल रहा है तो फेज डिफरेंस बदल रहा है, क्योंकि फेज डिफरेंस बदलेगा पाथ डिफरेंस बदलेगा, और पाथ डिफरेंस बदलेगा तो एक लाइट अलग ट्रेवल कर रही है, दूसरी लाइट अलग भाग रही है, तो अगर दोनों लाइट प्रॉपर जाएंगे नहीं तो प्रॉपर इंटरफेरेंस नहीं होगा। अरे मेरी बात बताओ यार, तुम एक बात बताओ मुझे, एक लाइट ऐसे आ रही है, एक लाइट ऐसे आ रही थी, प्रॉपर इंटरफेरेंस होने वाला था, लेकिन अब इस लाइट का पाथ चेंज हो गया, पाथ डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, लाइट ज्यादा आगे चली गई, लाइट पीछे रह गई, या लाइट ऐसे चली गई, है ना। तो बेसिकली दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों का फेज डिफरेंस चेंज हो गया टाइम के साथ।
तो इंटरफेरेंस प्रॉपर ऑब्जर्व होगा ही नहीं। पहले आ गई कोई लाइट बाद में आई, ऐसा मतलब प्रॉपर नहीं ऑब्जर्व होगा, है ना। तो इसलिए सोर्सेज का कोहेरेंट होना जरूरी है, तो इसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग बात करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की कंडीशन यही है कि जो सोर्सेज हों वो कोहेरेंट होने चाहिए। तो कुछ खास नहीं है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ही चिंदी सी चीज है। ठीक है, बेसिकली चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, और लेंदी होने के साथ साथ होता यह है कि डाइफ्रैक्शन के फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले, जैसे मैंने अभी तुम्हें एक कंडीशन बताया डेल्टा एक्स का 2n-1 लैम्डा बाय 2 और एन लैम्डा, ये बेसिकली आगे चलते चलते हमें इतनी कंडीशन मिल जाती है ना कि चैप्टर थोड़ा भारी हो जाता है। तो इसका एक ही रास्ता है, प्रॉपर नोट्स बनाओ और थोड़ी ज्यादा इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा बेसिकली कंसेप्ट इससे खुलता रहेगा कि हाँ भाई ये रहता है तो ऐसा करते हैं, ये रहता है तो ऐसा करते हैं, तो न्यूमेरिकल करते करते तुम सीख जाओगे कि आखिर कैसा करते हैं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आखिर बेसिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यंग्स ने क्या किया, दो यहाँ से स्लिट्स ली, ठीक है, डबल स्लिट। एक स्लिट यहाँ पर है S1 और एक स्लिट यहाँ पर है S2। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे दो छोटे छोटे गैप्स रखे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से उन्होंने कोहेरेंट सोर्सेज को एमिट किया, यहाँ से उन्होंने कोहेरेंट सोर्स को एमिट किया, या फिर यूँ कह सकते हो एक ही टॉर्च ऑन कर दी। ठीक है, वो भी चलेगा। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स यहाँ पे है, ओके, एक ही सोर्स ऑफ लाइट से। तो हुआ ये कि ये स्क्रीन थी, ठीक है, ये क्या थी, चलो ये नहीं बनाते, मैकेनिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये थी स्क्रीन। तो हुआ ये, मुझे बताओ होना क्या चाहिए, बताओ। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई एक अच्छा ये भी देख लो, स्क्रीन और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे बोला गया कैपिटल डी, और जो स्लिट की विड्थ है उसे क्या बोला गया देखता हूँ। ठीक है, स्मॉल डी बोला जाता है शायद, मैं देख के करता हूँ ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो, है ना। तो यहाँ पे लिखा है, हाँ, इसको स्लिट विड्थ को बोला गया डी, और ऊपर वाली डिस्टेंस को लिया गया वाई, उसे हम बाद में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्लिट विड्थ को बोला गया डी स्मॉल डी। ये जो S1 से S2 का जो डिस्टेंस है इसको बोला गया स्मॉल डी। ठीक है, तो आपके हिसाब से होना क्या चाहिए था, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे पास, लेकिन उसमें साबुन रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास कुछ भी है, इमेजिन करो, ये देखो लैपटॉप में देखो, तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे एक ऐसा कार्डबोर्ड है और उसमें दो छेद है, ठीक है, दो छोटे छोटे होल्स हैं। तो जब इसमें तुम लाइट मारोगे तो होगा क्या, कि वो जो दो छोटे छोटे होल होंगे उनसे लाइट पास होगी, और सामने मान लो तुमने कोई स्क्रीन रखी हुई है, तो होगा ये कि बेसिकली जैसे जो स्क्रीन होगी, मेरे को देखो, ये कोई तुम्हारी स्क्रीन है, तुमने यहाँ से लाइट पास की, तो वो जो दो छोटे छोटे होल होंगे वहां से लाइट यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, बाकी जगह पूरा अंधेरा होगा, और यहाँ दो जगह लाइट जलती हुई तुम्हें दिखेगी। यही होगा ना। मान लो तुम्हारे पास, अरे यार तुमने बहुत बार ये चीज देखी होगी यार, क्या बताऊं मैं अब। साबुनदानी देखो, साबुनदानी में छेद होते हैं, है ना, तो उससे तुम कभी टॉर्च मार के देखना, और पूरा रूम में अंधेरा रखना। तो जब तुम उस साबुनदानी से टॉर्च मारोगे ना, तो उस साबुनदानी का जहां जहां छेद है वहां वहां पर ब्राइट आएगा, जहां जहां पर होल्स है वहां वहां पर ब्राइट आएगा। मतलब वहां वहां पर आप लोगों को इंटेंसिटी ज्यादा दिखेगी, और जहां पर ऑब्वियसली होल्स नहीं है, जहां पे ब्लॉक्ड है, वहां पे ऑब्वियसली आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधेरा रहेगा। यही होगा। ठीक है, तो यंग्स डबल स्लिट में भी यही होना चाहिए, है ना, कि भाई आपने यहाँ से लाइट दी, ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, स्लिट से पास हुई, ये ऐसी गई, फिर इस स्लिट से पास हुई, ऐसी गई। ठीक है, तो होता क्या है कि स्लिट के सामने आ जाता है डार्क, यहाँ पर आ जाता है डार्क। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है डार्क, मतलब जहां पर ब्राइट आना चाहिए था वहां पे आ जाता है डार्क, और जहां पर पक्का डार्क आना चाहिए था वहां आ जाता है ब्राइट, वहां पर आ जाता है ब्राइट। ये होता है यहाँ पे। ये ब्राइट नहीं बल्कि क्या है, मैक्सिमा है, यहाँ पर मैक्सिमा आ जाता है। क्योंकि भाई तुम ध्यान से देखो ना, ये जो स्लिट है ये पूरी तरीके से ब्लॉक कर रही है लाइट्स को, फिर इसके सामने ब्राइट कैसे आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, इसका तो भाई किसी के पास जवाब नहीं था, कैसे हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट के पास पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट इस समय कौन सा नेचर शो कर रही है, अपना वेव नेचर शो कर रही है। अगर पार्टिकल नेचर होता तो सिंपल सी बात है, आप पार्टिकल को स्ट्रेट फेंकोगे, पार्टिकल स्ट्रेट जाके लगेगा। तो अगर ये पार्टिकल नेचर होता तो जाके यहाँ पे लगता, और वहां पे डार्क नहीं आता, वहां पे ब्राइट आता। डार्क के सामने बनाया ना मैंने, देखो रुको, थोड़ा मैं सामने सामने बनाता हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए मिनिमा, स्लिट के सामने। ठीक है, ये मिनिमा आना चाहिए स्लिट के सामने। ठीक है, हाँ, तो मतलब जैसे लाइट का अगर पार्टिकल नेचर होता तो लाइट को आपने फेंका, वो होल से गई, और जिस होल से पास हुई उसके जस्ट सामने जाके टकराएगी, तो ऑब्वियसली वहां पे ब्राइट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो भाई कुछ और ही केस चल रहा है, जहां पे पूरा चांस था कि मिनिमा ही आएगा वहां पे मैक्सिमा आ रहा है, जहां पे फिक्स ही था कि यहाँ तो मैक्सिमा आएगा वहां मिनिमा आ रहा है। तो बस इसी के बेसिस पे यहाँ पे कुछ कुछ कैलकुलेशन की यंग्स ने, और उन्हीं कैलकुलेशंस को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमने एक एक्सिस पास किया इस स्लिट के बीच में से, ठीक है, D/2 लेंथ से। तो ध्यान से देखो जरा, मैं इस डायग्राम को थोड़ा प्रॉपरली बना देता हूँ। कंसेप्ट समझ गए ना, हुआ क्या। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्लिट विड्थ है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है,
मतलब जो स्लिट आपको दिख रहा है यहाँ पे, रुको मैं फिर से बनाता हूँ और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा फील कम आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर तो बिल्कुल भी लैपटॉप लायक नहीं था, लेकिन ठीक है, सोर्सेज हालात से मजबूर हैं यार। देखो ये आपका हो गया स्मॉल डी। हाँ, ये हो गया आपका स्मॉल डी, और ये सामने रख रखी है स्क्रीन। सामने क्या रखी है? स्क्रीन। ठीक है। यहाँ से आपने लाइट एमिट की, मतलब टॉर्च वगैरह जो भी था वहाँ से आपने लाइट एमिट की, तो लाइट ऐसे 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 आई, तो यहाँ पे जहाँ पे बनना चाहिए था ब्राइट, वहाँ पे बन जाता है डार्क। डार्क बोले तो मिनिमा। ठीक है, डार्क बोले तो मिनिमा बन जाता है यहाँ पे। ठीक है। और जहाँ पे बनना चाहिए था मिनिमा, वहाँ बन जाता है मैक्सिमा। मतलब जहाँ पे डार्क रहना चाहिए था वहाँ पे मैक्सिमा बन जाता है। समझ गए? तो इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूटन की बात पूरी तरीके से गलत हो गई। न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो कॉर्पस्कल्स में चली गई। ठीक है, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ उस थ्योरी का, क्योंकि बेसिकली वो थ्योरी एकदम गलत साबित हो गई इसके बाद। क्यों? क्योंकि अगर लाइट के पास पार्टिकल नेचर है तो आप पार्टिकल को सीधा फेंकोगे, पार्टिकल सीधा जाएगा, और जहां फेंकोगे वहीं जाएगा। लेकिन लाइट के पास यहाँ पे पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट के पास यहाँ पे वेव नेचर है। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद उनकी थ्योरी को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया। तो हम अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। ये आपका स्लिट S1, ये आपका स्लिट S2, और इनकी जो लेंथ होती है ना, ये जो विड्थ होती है, बेसिकली माइक्रोमीटर्स में रखते हैं हम लोग। मतलब 10 100 माइक्रोमीटर्स, मतलब मिलीमीटर से माइक्रोमीटर के बीच में रखते हैं हम इस विड्थ को। ये जो S1 और S2 है, ये बेसिकली आप कर सकते हो, जैसे आप घर पे अपने ले लो, सबके घर पे वो होगा, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कार्टून या फिर क्या बोल सकते हैं, बॉक्स बोल सकते हैं, जिसमें बिस्किट वगैरह आता है ना। हम तो बॉक्स फेंक देते हैं, जो भी है, मतलब जो भी करते हो आप। तो अगर वो बॉक्स आपके पास हो तो उस बॉक्स का एक पार्ट लो, उसमें छोटे छोटे बहुत ही पतले पतले से स्लिट्स बनाओ, स्लिट से लाइट पास करो, तो तुम देखोगे जहां पे स्लिट्स है ना, वहां पे डार्क आ रहा है और उसके बीच में ब्राइट आ रहा है। ऐसा होगा। ठीक है। तो बेसिकली ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, हमने यहाँ से एक बीच से लाइन पास करी। कहाँ से? D/2 से। तो बेसिकली यहाँ D/2 से हमने एक लाइट पास करी, लाइन पास करी। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब कैलकुलेशंस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो लाइट S1 है, वो इस तरीके से ट्रेवल करेगी। S1 स्लिट से लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल करेगी, और ये जो S2 स्लिट है, उससे लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी। ऐसे ट्रेवल करेगी, नहीं समझ रहे हो? रुको, ये देखो, लाइट S1 स्लिट से लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी, और S2 स्लिट से लाइट ऐसे ट्रेवल करेगी। ठीक है। अच्छा, अब इस दोनों लाइट्स के बीच में देखो एक पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो वो पाथ डिफरेंस कितना है? अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये क्या पाथ डिफरेंस हो जाएगा? हो जाएगा। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, S1 स्लिट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उससे ये हुआ कि बेसिकली ये जो लेंथ है, ठीक है, ये नीचे वाली, ये जो बेस है, यही हो गया इसका पाथ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आप इस परपेंडिकुलर के आगे देखो, परपेंडिकुलर के आगे S1 से जितना लाइट ने ट्रेवल किया है, उतना ही S2 से ट्रेवल किया है। आप लोग देख पा रहे हो, दोनों को सेम लेंथ कवर किया है। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से हमें क्या मिल गया? पाथ डिफरेंस मिल गया। ठीक है। और क्या किया है भाई? ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ये देखो, ये स्लिट के सामने इन्हें क्या मिल रहा है? स्लिट के सामने देखो मिल रहा है मिनिमा। देख रहे हो? जहाँ पे ये स्लिट है उसके सामने मिल रहा है मिनिमा, और यहाँ पे उन्हें मिल रहा है मैक्सिमा। जहाँ पे ब्लॉक कर रखा है इसने, वहां पे मिल रहा है मैक्सिमा। ठीक है। ओके। ओके। इसकी कैलकुलेशन में देख रहा था, हाँ। तो ये S1 S2, और ये जो लाइन इन्होंने बीच से पास करी है, ठीक है। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको एंगल को लिया थीटा। ठीक है। इस एंगल को उन्होंने लिया थीटा। तो मुझे भी बनाना पड़ेगा, रुको, मैं डायग्राम कंप्लीट करता हूँ। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायग्राम को देखो, एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, मैं दोबारा से बना के ही आपको बता देता हूँ, तो इसको आप लोग दोबारा समझ पाओगे, है ना। मेरे साथ ही करते चलो, स्क्रीनशॉट लेके बाद में करोगे तो कर नहीं पाओगे। देखो, ये एक स्लिट थी, ये हमने माना स्लिट S1, ये हमने स्लिट माना S2। ठीक है। इसके बीच से हमने एक लाइन मारी यहाँ पे स्क्रीन पर। स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल D। ठीक है। उसके बाद देखो, बेसिकली S1 स्लिट से जो लाइट ट्रेवल की वो इतना की, जिस पॉइंट तक ट्रेवल की उसको हमने माना P। ठीक है। और S2 स्लिट से जो लाइट ने ट्रेवल किया वो किया इतना, तो इसको हमने माना इतना। ठीक है। अब S1P और S2P जो लाइट सोर्सेज हैं, जो लाइट ने ट्रेवल किया, उसके बीच का अगर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये जो लेंथ है, ये जो व्हाइट से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बार बार, ये जो डार्क कर रहा हूँ, वही हो गया मेरा पाथ डिफरेंस। कैसे? देखो ना, आप इस परपेंडिकुलर के आगे देखो, तो ग्रीन लाइट दोनों ने ही सेम लेंथ आप कवर किया है। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चलिए वो कितना चलिए? इतना चलिए, तो इसको मैंने मान लिया डेल्टा एक्स। ठीक है। उसके बाद इसको मैंने माना O, जो बीच से यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी। ये S1 S2 के बीच की डिस्टेंस को मैंने माना स्मॉल d। ये O, S1 से लेके O तक डिस्टेंस हो गई D/2। ठीक है। फिर S1 के सामने मैंने एक लाइन खींची, वो हुआ S1 डैश। फिर S2 के सामने मैंने एक लाइन खींची, वो हुआ S2 डैश। ठीक है। इतना हुआ है अभी तक। O के सामने जो था वो हुआ O डैश। ठीक है, इतना किया हमने अभी तक। क्लियर?
तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये जो डेल्टा एक्स है ना ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आज मेन डायग्राम पे वापस आते हैं। तो हमें ये जो डेल्टा एक्स दिख रहा है ना, ये ये छोटा सा, ये पाथ, ये इतना इतना हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, देखो कैसे कर सकता हूँ, आए, ठीक है, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक है यहाँ पे S1 डैश पी, ध्यान से देखो, ये देखो S1 को मैंने बनाया ऑरेंज से, फिर S1 पी को मैंने बनाया व्हाइट से, और फिर ये लाइन मैंने पूरी खींची है। ये S1 डैश है तुम्हारा, ये तुम्हारा S1 है, ये तुम्हारा P है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे S2 डैश P कैसे बनाया मैंने, देखो ध्यान से देखो, ये तुम्हारा S2, ये तुम्हारा S2 डैश, ठीक है। और इससे मैंने एक लाइन खींची है P तक, तो ये बेसिकली कुछ ऐसा ही गया, ये हो गया P, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ये वाली लेंथ, मतलब हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये वाली, मतलब कुछ ऐसा कह सकता हूं मैं, S1P और S2P में क्या एक्स्ट्रा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप डायग्राम थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हो, अरे मेरे भाई थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो S2P ज्यादा है, S1P कम है, ठीक है। बेसिकली मुझे अगर ये लेंथ चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं S2P में से S1P घटा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं S2P में से S1P घटा देता हूँ, तो मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। अच्छा, मैं पाथ डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूँ, मुझे पाथ डिफरेंस निकालने की जरूरत क्या है, खुजली है मुझे, नहीं। पाथ डिफरेंस मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, डेल्टा एक्स मिल जाएगा, मैं मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस लगा पाऊंगा, और इसके लिए मैक्सिमा मिनिमा कब कहाँ कैसे कितना होता है वो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक। चलो इसलिए निकाल रहा हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे S2P माइनस S1P की वैल्यू चाहिए। तो अगर तुम ट्राइंगल देखो अगर S2P और S1P, ठीक है, ये मुझे वैल्यू चाहिए, तो ये दोनों के दोनों ही ट्राइंगल के हाइपोटेनस है। ध्यान से देखो, S1 डैश पी का हाइपोटेनस क्या है, S1P, S2 डैश पी का हाइपोटेनस क्या है, S2P, ठीक है। तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे दोनों का पाइथागोरस थ्योरम से डिफरेंस लेता हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ठीक है। इससे होगा ये कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू लगा पाएंगे। अब देखो S2P का स्क्वायर क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये S2P का स्क्वायर, यहाँ से देखो S2P का स्क्वायर क्या आएगा, S2P का स्क्वायर आएगा S2 डैश का स्क्वायर प्लस S2 डैश P का स्क्वायर, ठीक है। अब S2 डैश की लेंथ कितनी है, S2 डैश मतलब ये लेंथ है ना, अरे यार इसमें और गंदगी नहीं, S2 डैश मतलब बेसिकली वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ है कैपिटल डी, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है कैपिटल डी, तो ये हो गया कैपिटल डी का स्क्वायर। अब S2 डैश पी कितना है, S2 डैश पी मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी है, ये बेसिकली ऊपर y है यहाँ तक, और नीचे d/2 है, तो ये हो गया d/2 प्लस वाई, ये हो गया d/2 प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया S2P का वैल्यू। तो यहाँ पे डाल दो S2P स्क्वायर का वैल्यू, S2P स्क्वायर का वैल्यू हो गया डी स्क्वायर प्लस वाई प्लस d/2 का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर होना जरूरी है, देखो बहुत जरूरी है क्लियर होना यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने S2 डैश पी ट्राइंगल बाहर निकाला और उस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू आया S2 डैश और S2 डैश पी के होल स्क्वायर के। तो S2 डैश कितना है, कैपिटल डी है, S2 डैश पी कितना है, देखो P से लेके S1 डैश से लेके यहाँ तक लेंथ y है, ठीक है। फिर O डैश से यहाँ तक S2 डैश तक लेंथ है d/2, हमें क्या चाहिए, हमें ये टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ हो जाएगी y प्लस d/2, तो ये हो गया y प्लस d/2 का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए S1P का होल स्क्वायर, तो S1P का होल स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें पाइथागोरस लगाओ, तो S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा S1 डैश पी का होल स्क्वायर प्लस S1 डैश का होल स्क्वायर। तो अगेन आपको पता है कि S1 डैश हो जाएगा डी। अच्छा, S1 डैश पी क्या होगा, S1 डैश पी, S1 डैश पी तुम्हें पता है, ये देखो S1 डैश पी मतलब ये इतनी लेंथ, तो S1 डैश पी के लिए मैं क्या करता हूँ, इस y में से, ठीक है, ये पूरे के पूरे y में से मैं यहाँ से यहाँ तक d/2 घटा देता हूँ, ठीक है, तो मुझे इतनी लेंथ मिल जाएगी। देखो ना ये व्हाइट वाला कितना है, P से S1 डैश है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ P से S1 डैश चाहिए, S1 डैश P चाहिए बेसिकली। अच्छा जूम करते हैं, देखो मुझे देखो क्या चाहिए, मुझे इतनी लेंथ चाहिए, देखो गंदगी मचा रहा हूँ, मुझे इतनी लेंथ चाहिए, ये पूरी लेंथ कितनी है, y है, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरी लेंथ में से, मतलब इस y में से घटा देता हूँ ये नीचे वाली लेंथ, नीचे वाली लेंथ कितनी है d/2, तो y में से मैं d/2 घटा दूंगा तो वही हो जाएगा S1 डैश पी, राइट। गंदगी हटाता हूँ मैं अब, ठीक है, समझ गए, नहीं समझे तो देखो एक और चीज कर सकते हो तुम, तुम्हें पता है कि OS1 डैश पी जो है वो कोलिनियर है, OS1 डैश पी कोलिनियर है, इसका मतलब OS1 डैश प्लस S1 डैश
पी इक्वल टू आ जाएगा ओ पी, ओ डैश पी, है ना, इक्वल में आ जाएगा क्योंकि कोलिनियर है। तो ओ एस वन डैश प्लस एस वन डैश पी इक्वल टू आ जाएगा ओ डैश पी। ठीक है, ओ डैश एस वन डैश, ओ डैश एस वन डैश कितना है डी बाई टू, एस वन डैश पी कितना है वाई, ओ डैश पी क्या है, ओ डैश पी ही तुम्हें कैलकुलेट करना है ना, ओ डैश पी ही तो तुम्हें कैलकुलेट करना है। अच्छा नहीं, एस वन डैश पी तुम्हें कैलकुलेट करना है ना, और ओ डैश पी कितना है तुम्हारा, अरे सॉरी, एस वन डैश पी तुम्हें कैलकुलेट करना है और ओ डैश पी है तुम्हारा वाई, तो एस वन डैश पी क्या हो जाएगा वाई माइनस डी बाई टू। ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लॉजिकली समझो तो ठीक, ना समझो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समझ लो। तो ये हो गया वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, उसको यहाँ डाल दो एस वन डैश एस वन पी के होल स्क्वायर की जगह, माइनस एस वन पी के होल स्क्वायर की जगह डाल दो डी स्क्वायर प्लस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब बस इसको रिजॉल्व करो, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है हमारा, पाथ डिफरेंस, या डेल्टा एल से बुक में रिप्रेजेंट किया तो कर दो, उससे ही कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली पाथ डिफरेंस ही है, डेल्टा एक्स ही है, बट डेल्टा एल से रिप्रेजेंट किया तो वैसे ही कर दो। चलो ठीक है। पाथ डिफरेंस ये नहीं है, पाथ डिफरेंस ये नहीं है, पाथ डिफरेंस अगर तुम्हें देखो ध्यान से तो पाथ डिफरेंस ये है, पाथ डिफरेंस ये है। ये मतलब क्या, ये मतलब एस टू पी माइनस एस वन पी तुम्हारा पाथ डिफरेंस है, ना कि एस टू पी का होल स्क्वायर माइनस एस वन पी का होल स्क्वायर, ये थोड़ी तुम्हारा पाथ डिफरेंस है, तुम्हारा पाथ डिफरेंस है ये। तो इसको हम लोग फिलहाल के लिए इतना ही लिखते चलेंगे। समझ गए ना कि कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार रिपीट पे देखो, खुद से कोशिश करो समझने की। ठीक है, तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं इसको ए माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो एस टू पी प्लस एस वन पी इक्वल टू, ओपन कर दो इसको ब्रैकेट को, डी स्क्वायर प्लस इसमें लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाय फोर हो गया। ठीक है, ये हो गया पूरा ब्रैकेट, माइनस इसको ओपन करो, तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करो इसको, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू से टू खत्म, तो ये हो गया वाई डी प्लस डी स्क्वायर बाय फोर, माइनस सबकी साइन पलट जाएगी, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू से टू खत्म वाई डी माइनस डी स्क्वायर बाय फोर। अब देखो घमासान, ये खपैच खपैच, ये खपैच खपैच, ये घप से घप ठीक है, तो वाई डी प्लस वाई डी आ गया टू वाई डी, तो बेसिकली ये वैल्यू आ गई तुम्हारी टू वाई डी। डाउट हो गया इसमें कि टू वाई डी कैसे आ रहा है, कर भी मत लेना डाउट, इतना इतना ध्यान से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और यहाँ पे तुम देखो एस टू पी माइनस एस वन पी क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा डेल्टा एल है, और बगल में क्या है, बगल में है एस टू पी प्लस एस वन पी, तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एल का टू वाई डी अपॉन एस टू पी प्लस एस वन पी। ठीक, ठीक। अब एस टू पी प्लस एस वन पी की वैल्यू हम लोग देखते हैं हमारे डायग्राम से। एस टू पी मतलब क्या है, चलो ये घच वाले डायग्राम से देखते हैं। एस टू पी मतलब ये पूरी लेंथ, और एस वन पी मतलब ये पूरी लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली स्लिट विड्थ तो बहुत पतली होती है, तो ये बेसिकली जो लेंथ होती है ना, ये हमने यहाँ पे इतना उठा के दिखाया है, बट रियलिटी में ये लेंथ इतनी होती है, मतलब जस्ट होता है, मतलब ये जो थीटा दिख रहा है ना तुम्हें, ये देखो, ये जो थीटा दिख रहा है ना तुम्हें, ये थीटा नियरली नियरली होता है 0.1 डिग्री, या फिर 0.2 डिग्री, या फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री मैक्सिमम हो गया। ठीक है, 1 डिग्री कितना होगा बताओ, 1 डिग्री इतना होगा, तो क्या हम इसको अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर नहीं ले सकते। ठीक है, ये जो मैंने इतना उठा के दिखाया है एस टू पी और एस वन पी, ये इतना उठा नहीं होता है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, ये थीटा बहुत कम होता है। क्या ये ऐसा होता है, ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा। तो बेसिकली अगर ये वैल्यू डी है, तो क्या मैं थोड़ी सी उठी हुई वैल्यू को कैपिटल डी नहीं मान सकता, बिल्कुल मान सकता हूँ, उतना ही मान सकता हूँ। और ये जो एस वन एस टू पी है ना, थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं, और ये जो एस वन पी और एस टू पी है ना, ये नियरली नियरली इक्वल ही होता है। क्यों, क्योंकि इंक्लिनेशन कितना, इतना, तो फिर डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ इतना, तो बेसिकली वो आपस में इक्वल ही होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ इसलिए इतना बड़ा बनाया है। ठीक है, तो बेसिकली एस वन पी और एस टू पी आपस में इक्वल ही होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, सिंस S1P is approximately equal to S2P is approximately equal to D. Therefore, S1P plus S2P की जगह आप लिख सकते हो 2D, मतलब दोनों को आपने DD पुट किया तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 2D। Therefore, डेल्टा L की वैल्यू आ जाएगी 2YD अपॉन 2D, तो 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस आ जाता है YD बाय D। अब इस चीज को तुम ध्यान रखना। ठीक है, चलो पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का काम यहाँ पे होता है खत्म, डेरिवेशन यहाँ पर खत्म होता है। अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब आएगा वो देखते हैं। उससे पहले मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूं तुम्हें। देखो हमने क्या किया, हमने पहले कंसेप्ट जाना कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आखिर है किसके बारे में। तो ये है कि हमने दो छोटे छोटे स्लिट्स बनाए,
ठीक है, जिसके डायमेंशन हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट के लगभग लगभग इक्वल लिया, क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ होती है वो 700 नैनोमीटर है। 700 नैनोमीटर मतलब 0.7 माइक्रोमीटर के आसपास। तो हमने स्लिट की विड्थ को भी कुछ माइक्रोमीटर्स में रखा, 190 इतना रखा, तो अप्रोक्सीमेटली तो इक्वल आ रहा है ना दोनों के। तो इससे हुआ ये कि जो S1 स्लिट से लाइट पास हुई वहां पे सामने मिनिमा बना, जबकि लाइट पास हो रही है तो मैक्सिमा बनना चाहिए, बट लाइट तो वेव है, इसलिए वहां पे मिनिमा बना, मैक्सिमा नहीं बना। पार्टिकल होता तो जैसे आप पार्टिकल को सामने फेंकोगे, जैसे आपके हाथ में अगर कंचा है, कंचे को फेंको तो दीवार पे जहां पे फेंकोगे वहीं पे छेद होगा, ठीक है, वहीं पे एक होल बन जाएगा या वहीं पे एक निशान छूट जाएगा, राइट। बट अगर लाइट एक वेव है, अगर वो मार्बल एक वेव है, तो वो वैसा नहीं जाएगा, है ना। और ये भी मैटर करता है, देखो जैसे आप किसी बड़े होल से अगर पास करते हो, जैसे ये साबुनदानी हो गया, ठीक है, जिसमें आप साबुन रखते हो, उससे अगर आप पास करते हो टॉर्च को, तो ऑब्वियसली जो होल्स हैं वहां पर ब्राइट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके डायमेंशन बहुत बड़े हैं। लेकिन अगर तुम पतला सा स्लिट लो और उसमें से लेजर लाइट पास करो, तुम देखना वैसा नहीं होगा फिर, ठीक है, ऐसा होता है। तो बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली हमने दो ट्रायंगल लिया, एक S2 डैश पी और एक S1 डैश पी, उसको हमने यहाँ पे बना के दिखाया। फिर हमने दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो पहले ट्रायंगल में लगाया तो आया S1P होल स्क्वायर इक्वल टू S1 डैश का होल स्क्वायर प्लस S1 डैश P का होल स्क्वायर, दोनों की लेंथ लिखी, सॉल्व किया। दूसरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लेंथ लिखी, सॉल्व किया। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना था पाथ डिफरेंस, तो हमने क्या किया, दोनों का जो वैल्यू था उसको माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, क्योंकि उस समय पाथ डिफरेंस मिल रहा था। माइनस किया, सॉल्व किया तो आया 2YD। एलएचएस में ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा था, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। फिर ए माइनस बी जो था वो पाथ डिफरेंस के बराबर हो रहा था, क्योंकि पाथ डिफरेंस क्या है बेसिकली, देखो जो लाइट 2 है वो इतना चली है S2P, और जो लाइट 1 है वो इतना चली है S1P। तो लाइट 2 एक्स्ट्रा कितना चली है, लाइट 2 एक्स्ट्रा इतना चली है, कैसे निकाल सकते हो, S2P की लेंथ में से S1P की लेंथ गायब कर दो। जैसे ही तुम ये पूरा का पूरा गायब कर दोगे इसमें से, तो बचेगा सिर्फ यही, दैट इज पाथ डिफरेंस, राइट। तो ऐसे आप लोग पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, मतलब S2P माइनस S1P करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो S2P माइनस S1P बेसिकली यहाँ पे हो गया पाथ डिफरेंस। जो बगल में था उसको हम डिनोमिनेटर में ले आए, फिर हमने देखा यार ये इंक्लिनेशन एंगल 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री तो बहुत हो गया, इतना ही होता है, उसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन ही लिख सकता हूँ। जैसे मैं अगर तुम्हारे सामने एक लाइन बना दूं, तो ये लाइन तुम बोलोगे स्ट्रेट है, जबकि ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे इंक्लिनेशन है थोड़ा सा। अगर तुम देखो तो यहाँ पे इंक्लिनेशन है थोड़ा सा 0.5 डिग्री का, लेकिन फिर भी तुमने बोला स्ट्रेट है, इसलिए चलता है, इतना इंक्लिनेशन है तो उसको आप हॉरिजॉन्टल मान सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है, डी है, कैपिटल डी, उसको हमने डी माना, तो डी प्लस डी हुआ 2D, कटा कुटा, पाथ डिफरेंस आ गया YD/D। आइए केस देखते हैं अब। तो फॉर कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो मैक्सिमा, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो मैक्सिमा। तो फॉर मैक्सिमा क्या कंडीशन होती है, मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n लैम्डा, और डेल्टा एक्स कितना आ रहा है, सॉरी एन लैम्डा, और डेल्टा एक्स कितना आ रहा है तुम्हारा, डेल्टा एक्स आ रहा है YD/D। डेल्टा एक्स क्या आ रहा है तुम्हारा, डेल्टा एक्स आ रहा है YD/D इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। सो मैं देख लेता हूँ फॉर्मूला कौन सा निकाला है। अच्छा, स्मॉल वाई की वैल्यू निकाली है, तो स्मॉल वाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एन लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है, जहाँ पे एन की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, जीरो से शुरू हो रही है। एन की वैल्यू शुरू हो रही है 0 1 2 3 यहाँ से, ठीक। ये हो गया कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब फॉर मिनिमा, सब कुछ आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। वाई आपको हो सकता है पूछ ले, वाई आपसे कैसे पूछेगा, वाई आपसे पूछेगा मतलब डायग्राम बना के पूछ सकता है, नॉर्मली भी आपको वाई इक्वल टू करके भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा वाई है क्या, वाई ये वाली लेंथ है, देखो ये वाली लेंथ, ठीक है, ये जो ओ डैश से यहाँ से लेके जहां तक लाइट गई है वो वाली लेंथ है वाई, ठीक है। अभी सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग एक आधा इसके ऊपर, अगर दिया होगा, नहीं दिया है ना, चलो ठीक है बाद में सोचेंगे, ठीक है। फिलहाल कंडीशंस लिख लो। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमा, तो मिनिमा की भी हम कंडीशन जानते हैं। मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, याद करो, 2n-1 लैम्डा/2 क्या, डेल्टा एक्स आता है 2n-1 लैम्डा/2, और डेल्टा एक्स है कितना यहाँ पे, यहाँ पे डेल्टा एक्स है YD/D इक्वल टू 2n-1 लैम्डा/2। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी, 2 को अंदर भेज दो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मैं पहले 2 को अंदर भेज देता हूँ, उसके बाद करता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा YD/D इक्वल टू हो जाएगा n-1/2 इंटू लैम्बडा, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 2n-1 λ/2 d/d। अरे यार ये थोड़ा लेंदी आ रहा है, बट ठीक है करना तो पड़ेगा। ये हो जाएगा n-1/2 लैम्डा d/d, ठीक है। ये हो गई y की वैल्यू फॉर y ऑफ n। n मतलब क्या है, nth मिनिमा या nth मैक्सिमा, ठीक है। बहुत सारे मैक्सिमा मिनिमा बनेंगे, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा, यहाँ मिनिमा, ऐसा एक पैटर्न बनेगा।
तो पैटर्न स्टेडी पैटर्न होना चाहिए, उसी के लिए कोहेरेंट सोर्स हमने बोला था। अगर कोहेरेंट सोर्स नहीं होगा तो पैटर्न हो सकता है बने ही ना, या स्टेडी ना बने। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का केस, याद कर लो, इसको याद कर लो, क्वेश्चन में पूछेगा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फाइंड द पोजीशन ऑफ, फाइंड द पोजीशन ऑफ नाइन्थ मिनिमा। तो नाइन्थ मिनिमा का अगर पोजीशन पूछेगा और आपको कैपिटल डी स्मॉल डी सब कुछ बोल देगा, तो ये जो वाई है ना, ये पोजीशन है बेसिकली। वाई क्या है? पोजीशन है किसका? nth मिनिमा या nth मैक्सिमा का। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट दे देगा, दैट इज लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट आपको दे देगा, ठीक है। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये आपका कैपिटल डी है। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है स्लिट विड्थ, ठीक है। एन क्या है? एन है आपका nth मिनिमा या nth मैक्सिमा, ठीक है। nth मिनिमा या nth मैक्सिमा, ये चीज है, ठीक है। सब कुछ हो गया। वाई क्या है? पोजीशन, कितना ऊपर या कितना नीचे है वो मिनिमा या वो मैक्सिमा। हम लोग देखते हैं कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं करा देता हूँ। अच्छा, एक और चीज रह गई, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने तुमसे बोला कि भाई देखो गच वाले डायग्राम में चलते हैं, ठीक है। चलो नया बना लेते हैं। तो हमने क्या बोला? हमने बोला भाई यहाँ पे एक स्लिट है और यहाँ से लाइट पास हो रही है, तो यहाँ पे हुआ ऐसा, यहाँ पे हुआ ऐसा कि यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा, मतलब यहाँ पे बन रहा है मिनिमा, यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा, फिर यहाँ पे बन रहा है मिनिमा, फिर यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा, ठीक है। फिर यहाँ पे बन रहा है मिनिमा, फिर यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा, तो बहुत सारे मिनिमा और मैक्सिमा बन रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क, मैक्सिमा मतलब ब्राइट, मिनिमा मतलब डार्क, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डार्क उसको भी हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ब्राइट उसको भी हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। तो अगर डब्ल्यू तुम्हें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? कैसे निकाल सकते हो? देखो डब्ल्यू क्या है? बेसिकली फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पोजीशन ऑफ दिस मिनिमा निकालते हैं, वाई एन प्लस वन बोल के, और फिर पोजीशन ऑफ दिस मिनिमा निकालते हैं, वाई एन बोल के। मतलब nth मिनिमा से n प्लस वंथ मिनिमा कितना ऊपर है वही तो हमें चाहिए, वही तो हो जाएगी फ्रिंज विड्थ, है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुम्हारा मिनिमा यहाँ है, ठीक है। ये तुम्हारा मैक्सिमा है, ठीक। ये तुम्हारा मिनिमा है, ठीक है। ये तुम्हारा मैक्सिमा है। मैंने तुम्हें बोला फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा। तो मैं क्या करता हूँ? इस मिनिमा की पोजीशन निकालता हूँ, मतलब वाई एन प्लस वन बोल के इसकी पोजीशन निकालता हूँ, फिर मैं इस मिनिमा की पोजीशन निकालता हूँ वाई एन बोल के, मतलब nth मिनिमा से n प्लस वन मिनिमा कितना ऊपर है वहीं से मुझे मिल जाएगा फ्रिंज विड्थ। नहीं समझ पाए? अरे nth मिनिमा यहाँ पर, n प्लस वन मिनिमा यहाँ पर, तो ये कंसेक्यूटिव मिनिमा हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है? फ्रिंज विड्थ होती है। तो बेसिकली यही हो गया आपका डब्लू। तो डब्लू निकालने के लिए आपको क्या करना है? वाई एन प्लस वन में से वाई एन माइनस कर देना है। अब ये आप दोनों के लिए लगा के सॉल्व कर सकते हो, मतलब मिनिमा के कंडीशन में भी डाल के निकाल सकते हो, मैक्सिमा के कंडीशन में भी डाल के आप निकाल सकते हो। तो दोनों में से इजी कौन है? ऑब्वियसली मैक्सिमा इजी है, तो मैं मैक्सिमा से निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस एनी टू कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मैं देख लेता हूँ ब्राइट और डार्क या मैक्सिमा मिनिमा यूज किया है, कौन सा लैंग्वेज यूज किया है, क्योंकि डेफिनेशन है ना। एनी टू सक्सेसिव, सक्सेसिव यूज किया है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है, ठीक है। एनी टू सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, फ्रिंज मतलब वही जो पैटर्न बना, ठीक है, ब्राइट और डार्क, सक्सेसिव डार्क और ब्राइट फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है। फ्रिंज विड्थ नहीं रे, फ्रिंज विड्थ, ठीक है। क्या मतलब मैं क्रिंज कर रहा हूँ यहाँ पे? फ्रिंज विड्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू, और डब्ल्यू का फॉर्मूला हो जाता है वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। अब आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। वाई क्या होता है यहाँ पे? पोजीशन, मतलब कितना ऊपर है वो मिनिमा या मैक्सिमा, कहाँ से? एक्सिस से। एक्सिस हमने मारी थी ना शुरू में, ये एक्सिस हमने मार दिया था डी बाई टू वाला, वहीं से कितना ऊपर है या कितना नीचे, वही होता है हमारा वाई, ठीक है। तो बेसिकली nth मिनिमा से n प्लस वन मिनिमा कितना ऊपर है, अगर मैं वो निकाल लूँ तो मुझे मिल जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो n प्लस वन मिनिमा की पोजीशन में से मैं nth मिनिमा की पोजीशन घटा देता हूँ, तो दोनों के बीच का गैप मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं लगाता हूँ मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए भी आप लगा सकते हो, दोनों में से दोनों कंडीशन में डालोगे आंसर वही आएगा, ठीक है। तो इसमें डाल दो n की जगह n प्लस वन डाल दो, ये आ जाएगा n प्लस वन लैमडा डी बाय डी माइनस n लैमडा डी बाय डी। इसको ओपन करो, ओपन करोगे तो ये आ जाएगा n लैमडा डी बाई डी प्लस लैमडा डी बाई डी
माइनस एन लैम्डा डी बाई डी। तो ये इससे खत्म हो गया, तो आपका आंसर आ गया लैम्डा डी बाई डी। तो ध्यान रखना फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लैम्डा डी बाई डी, ये होती है फ्रिंज विड्थ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं मिनिमा से ये नहीं आएगा, ये वो, तो चलो मिनिमा के लिए भी मैं निकाल देता हूँ, आ जाओ। पहले डाल दो n+1, तो n+1 -1/2 लैम्डा डी बाय डी, माइनस एन की जगह एन ही रहने दो, तो वही रहेगा n-1 लैम्डा डी बाई डी। इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा n+1 माइनस, अच्छा n+1 के साथ ओपन होगा तो ये आएगा n+1, अरे यार देखो n+1 में से जब 1/2 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा n+1/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, माइनस n -1/2 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। चलो इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा n लैम्डा डी बाई डी प्लस 1/2 लैम्डा डी बाई डी, माइनस एन के साथ ओपन होगा तो एन लैम्डा डी बाई डी, माइनस माइनस प्लस 1/2 लैम्डा डी बाई डी। तो देखो ये इससे खत्म हो गया, हाफ लैम्डा डी बाई डी में हाफ लैम्डा डी बाई डी जोड़ोगे तो लैम्डा डी बाई डी ही आएगा। तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। आ जाओ, तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट खोल देगा, ठीक है। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर सारे कंसेप्ट रिवाइज करा के पोलराइजेशन बता के लेक्चर एंड करूंगा। लैपटॉप पे पढ़ाता हूँ तो थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है, लैम्डा दे दिया तुम्हें 5500 एंगस्ट्रॉन्ग। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज, कोई दिक्कत नहीं है। इफ टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, मतलब एक मैक्सिमा बना, एक और मैक्सिमा बना, एक और मैक्सिमा बना, ऐसे ऐसे 10 मैक्सिमा बना, 10 ब्राइट फ्रिंजेस बने, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, अच्छा स्क्रीन की दूरी मतलब कैपिटल डी 2 मीटर, इज 2 सेंटीमीटर, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या ये फ्रिंज विड्थ है ना, ये तो 10 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन है, हमें किन्हीं दो ब्राइट फ्रिंजेस के सेपरेशन को फ्रिंज विड्थ बोल सकते हैं। तो बेसिकली ब्राइट फ्रिंजेस हैं कितने, 10, अगर 10 के बीच में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर का है, 10 के बीच में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर का है, तो एक ब्राइट फ्रिंज के बीच में सेपरेशन कितना होगा, 2/10 का। अरे भैया 10 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, तो किसी एक एक फ्रिंज का, एक फ्रिंज विड्थ, ठीक है, दो के बीच का मतलब एक फ्रिंज विड्थ, वो कितना हो जाएगा 2/10, 10 से डिवाइड कर दो तो तुम्हें फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ हो गई यहाँ पे W हो गया तुम्हारा 0.2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो तो डिवाइड बाय 100, 0.002 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, मतलब तुम्हें स्मॉल डी पूछ रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स मतलब स्मॉल डी। तो W का फॉर्मूला हमें पता ही है लैम्डा डी बाई डी, सब कुछ मीटर में पुट करना, ध्यान रखना। तो W का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, W का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। अब आप जानते ही हो कि 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10 मीटर। लैम्डा कितना है 5500 एंगस्ट्रॉन्ग, 5500 मल्टीप्लाइड बाय 10 कैपिटल डी है 2 मीटर, स्मॉल डी तुम्हें कैलकुलेट करना है। फ्रिंज विड्थ हमने निकाली 0.002, 0.002 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 5500 इंटू 10⁻10 इंटू 2 अपॉन स्मॉल डी। तो ये दो से ये दो खत्म, तो डी आ गया तुम्हारा 5500 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻3, ठीक है। अब 10⁻10 में से 10⁻3 नीचे है तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻7, ठीक है। अब इसको 4 पॉइंट पीछे ले लो, ये आ जाएगा 0.55 इंटू 10⁻3, एक और पॉइंट पीछे ले लो, ये हो जाएगा 0.055 मीटर, सॉरी, ठीक है। ऐसा करो ना, ऐसा करो ना, तुम सिर्फ एक पॉइंट पीछे लो, तो ये आ जाएगा 550 इंटू 10⁻6, एक पॉइंट पीछे गए तो एक नंबर ऐड किया, फिर एक और पॉइंट पीछे ले लो, तो ये हो गया 55 इंटू 10⁻5, फिर एक और पॉइंट पीछे लो तो 5.5 इंटू 10⁻4, फिर एक और पॉइंट पीछे लो तो 0.55 इंटू 10⁻3, फिर एक और पॉइंट पीछे लो, ये आ गया 0.055 इंटू 10⁻2 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इस 10⁻2 को उड़ा देगा, ये आ जाएगा 0.055 सेंटीमीटर। ये आ गई डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। डिस्टेंस स्लिट्स के बीच का देख रहे हो 0.055 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा यार ये 0.055 सेंटीमीटर, बहुत कम होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर ये है 0.0, हाँ ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर मत जाना, वो तो बहुत ही ज्यादा भारी भारी है, हालांकि मैं कराऊंगा, टेंशन मतलब वन शॉट जब आएगा ना इसका तो उसमें मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा। चलो देखो हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ
between the rays starting from the two slits S1 and S2 and reaching a point A on the screen is this। ठीक है, तो डिफरेंस इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ मतलब क्या? पाथ लेंथ मतलब पाथ डिफरेंस और क्या? तो ये आपका पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। सिनेरियो समझाता हूं, देखो देखो, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2। S1 और S2 से रेज निकली और पहुंची पॉइंट ए पर। ठीक है, ये रेज निकली यहां से और ये रे निकली यहाँ से और पहुंची पॉइंट ए पर। ठीक है, तो जो इनके लिए पाथ डिफरेंस आया, मतलब इनके लिए जो डेल्टा एल आया फॉर ए, वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 0.0075 मिलीमीटर, शायद 0.0075 मिलीमीटर। ठीक है, और उसके बाद दूसरे पॉइंट बी पर जो पहुंचे, अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, अब इस सेंट्रल फ्रिंज के दूसरे साइड, मतलब हो सकता है नीचे की बात हो रही हो या किसी और पोजीशन की बात हो रही हो, उसका आया 0.0015 मिलीमीटर। ठीक है, अदर साइड ऑफ सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज मतलब ये, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको हम सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल फ्रिंज या सेंट्रल ब्राइट, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट बी पर पहुंचे, तब जो रेस का पाथ डिफरेंस था, मतलब यहां से रे निकली और यहां से रे निकली, अब जो पाथ डिफरेंस आया ये वाला, ये वाला नहीं समझे ना? चलो, तो मैं ज्यादा इसमें खिचड़ी नहीं करता हूँ, बस आप समझ लो। ये पॉइंट बी पर जब रेस निकली S1 S2 से, ये देखो S1 से रेज आई और S2 से रेज आई, जब पॉइंट बी पर पहुंची तो उस समय जो पाथ डिफरेंस था वो था 0.0015 मिलीमीटर का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमसे पूछ रहा है कि इस ए और बी के बीच में कितने डार्क कितने ब्राइट आ जाएंगे, ये तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम कितने डार्क और कितने ब्राइट आएंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हम जानते हैं कि डेल्टा एल फॉर ब्राइट क्या होता है, एन लैम्डा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एन ही तो निकालना है। एन क्या है? नंबर ऑफ ब्राइट। डेल्टा एल बराबर एन लैम्डा में एन क्या है? नंबर ऑफ ब्राइट। तो डेल्टा एल बाय लैम्डा कर दोगे तो एन आ जाएगा। डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल है 0.0075 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो। और नीचे लाइट की वेवलेंथ क्वेश्चन में दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ऊपर मिलीमीटर है, ध्यान रखना, इक्वल टू एन। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.0075 मिलीमीटर को मैं सबसे पहले इस 4 पॉइंट को आगे ले जाता हूँ। ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁴ मिलीमीटर। फिर इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करता हूँ, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁴। 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर। ये आ जाएगा 75 इंटू 10⁻7 मीटर। और ये एंगस्ट्रॉन्ग वाला केस देखो, लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉन्ग, और 1 एंगस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो आ जाएगा 6 इंटू 10⁻7 मीटर। तो बेसिकली आपका डेल्टा एल कितना हो गया? डेल्टा एल हो गया आपका 75 इंटू 10⁻7, और लैम्डा हो गया 6 इंटू 10⁻7। ये खत्म। एन आ गया आपका 75/7। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल कर दो, तो 325 जा और 3 2 जा, ये आ गया आपका एन। आप इस एन को ऐसे लिख सकते हो, ना आ गया 12.5 आ गया ना बेसिकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब आप फिर से आप फ्रिंज के लिए लगाओ डेल्टा एल बराबर एन लैम्डा। ठीक है, डेल्टा एल बराबर एन लैम्डा अगेन लगाओगे तो डेल्टा एल बाय लैम्डा इक्वल टू एन आएगा। तो अगेन आपकी बार 15 मिलीमीटर, बाकी केस तो वैसा ही है। आपकी बार हो जाएगा 15 इंटू 10⁻7, नीचे 6 इंटू 10⁻7, सिमिलरली वैसा ही आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 15/6, दैट इज 2.5। तो 12.5 प्लस 2.5 कितना हो गया? 15। तो यहाँ पे 15 ब्राइट फ्रिंजेस हैं, 15 ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो इसमें थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया, बट फाइनली आंसर वही है। देखो आंसर वही है, 15 ब्राइट बैंड्स है ना। इन्होंने कैसा किया है? इन्होंने बेसिकली इस 12.5 को ऐसे रिप्रेजेंट किया है 13 - 1/2। बेसिकली 12.5 में ये 0.5 और उस 2.5 में ये 0.5 क्या है? ये आपको डिनोट कर रहा है कि बेसिकली वो सेंट्रल मैक्सिमा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा को डिनोट कर रहा है। कैसे? देखो, आपने ये जो 20 से लाइन पास की, देखो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ होता है बीच में, तो इसके लिए ये और ये 0.5 और ये 0.5 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि आप जोड़ोगे तो आंसर वही है, 12.5 प्लस 2.5, 15 ब्राइट बैंड्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 15 ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 15 ब्राइट बैंड्स कैसे बन रहे होंगे? एक तो सेंटर में सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद मिनिमा, फिर उसके बाद मैक्सिमा। ठीक है, फिर मिनिमा। मिनिमा को मैं MIN लिख रहा हूँ और छोटी लाइन से दिखा रहा हूँ। ये बड़ी लाइन मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये बड़ी लाइन मैक्सिमा, ये मिनिमा। ठीक है, तो बेसिकली अगर 15 मैक्सिमा है तो मिनिमा कितने हो जाएंगे? 14। 14 मिनिमा क्यों? क्योंकि 15 मिनिमा क्यों नहीं? क्योंकि सेंटर पे मैक्सिमा है ना।
सेंटर पे पहली बात मैक्सिमा है। ठीक है, मैं पहले सारे मैक्सिमा दिखाता हूँ, 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं सारे मैक्सिमा दिखाता हूँ, तुम्हें थोड़ा फील होगा। देखो 8 9 10 11 12 13 14 15। ये सेंटर वाला कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो सेंटर वाला ये है। देखो मिनिमा कहाँ कहाँ आएगा, एक यहाँ, 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 एक यहाँ। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ गए? हर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो 14 मिनिमा आएंगे। तो इसको आपको थ्योरेटिकली ही लिख देना है। तो अगर 15 मैक्सिमा है तो 14 ही मिनिमा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पर मैक्सिमा होता है। सेंटर पर मैक्सिमा होता है, तो अगर सेंटर पर मैक्सिमा वाली बात को नहीं फिल कर पा रहे हो तो वैसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से इसको सॉल्व किया है। खैर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ज़्यादा यहाँ पे समझने लायक है, लेकिन ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या किया है, बेसिकली उसने वाई निकाला है ए के लिए, वाई निकाला है बी के लिए, फिर वाई ए प्लस वाई बी कर दिया है। तो उसकी वैल्यू क्या आई? 0.009 डी/डी मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद पता है कि जो विड्थ ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज होगी उसको हम लोग कैसे देंगे? डब्ल्यू को हम देते हैं लैम्डा कैपिटल डी बाय डी से। ठीक है, लैम्डा कैपिटल डी बाय डी से हम लोग उस विड्थ को देते हैं। तो देयर विल बी 0.009 डी/डी डब्ल्यू। ठीक है, मतलब बेसिकली कितने विड्थ होंगे यहाँ पे? मतलब एक विड्थ कितनी होती है? एक विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी। तो S1 के कारण जो यहाँ पे बन रहा है, मतलब स्लिट ए के कारण जो बन रहा है वो है आपका वाई है ना। और स्लिट बी के कारण जो दोनों लाइंस जा रही हैं, मतलब S1 से जब जा रही है दोनों लाइन, जो ऊपर बन रहा है ए पर बन रहा है, और दूसरे से जो बी पर बन रहा है वो ये है वाई बी। तो बेसिकली अगर मैं वाई और वाई बी को जोड़ दूं तो मुझे ये टोटल लेंथ मिल जाएगी ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से वाई और वाई भी ऐड कर देते हैं, तो उससे होगा क्या, हमें ये पूरी लेंथ मिल जाएगी। और इस पूरी लेंथ में जितने भी मैक्सिमम मिनिमा होंगे वो हम इजीली फिर कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे बताता हूँ, देखो डेल्टा एल बराबर क्या होता है? वाई डी बाई डी। तो वाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा डेल्टा एल डी बाई डी। डेल्टा एल क्या है आपका? 0.0075 पहले केस के लिए, दूसरे के लिए 0.0015। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को जोड़ देता हूँ, वाई और वाई बी को। ठीक है, तो मैंने वाई ए प्लस वाई बी कर दिया। तो वाई ए प्लस वाई बी कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 0.009 डी बाई डी। अब देखो ये पूरी लेंथ मिल गई मुझे, बेसिकली ये स्क्रीन की मुझे ये पूरी लेंथ मिल गई, ये लेंथ दिख रही है, पूरी लेंथ मिल गई। तो अब इस पूरी लेंथ पे देखो बहुत सारे मिनिमा होंगे, बहुत सारे मैक्सिमा होंगे, है ना। तो हम फ्रिंज विड्थ वाला कंसेप्ट यूज करते हैं जो पहले क्वेश्चन में था। पहले क्वेश्चन में हमने एक की फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस से डिवाइड कर दिया था फ्रिंज विड्थ को, तो हमें मिल गई थी एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग टोटल फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम टोटल फ्रिंज विड्थ निकाल लेते हैं। टोटल फ्रिंज विड्थ क्या आ जाएगी आपकी? टोटल फ्रिंज विड्थ आ जाएगी एन लैम्बडा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ कितनी होती है? टोटल फ्रिंज विड्थ होती है लैम्बडा डी बाई डी। ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? सारी फ्रिंज विड्थ को जोड़ते जाओ, इस फ्रिंज विड्थ को जोड़ो, इस फ्रिंज विड्थ को जोड़ो, इस फ्रिंज विड्थ को जोड़ो, सारी फ्रिंज विड्थ को जोड़ते जाओगे तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी? इसको टोटल फ्रिंज विड्थ ना बोल के आप बोल सकते हो टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आ जाएगी एन लैम्बडा डी बाई डी, क्योंकि हमने सारी फ्रिंज विड्थ को जोड़ा। मान लो यहाँ पे एन फ्रिंज विड्थ है, तो कितना आ जाएगा? एन लैम्बडा डी बाई डी। और एन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा आपका एन, है ना। बेसिकली आप इस वाई ए प्लस वाई बी की जो वैल्यू आई है, इसको आप इक्वल इक्वेट कर सकते हो किससे? टोटल लेंथ से। टोटल लेंथ कितनी है? एन लैम्डा डी बाई डी। तो डी बाई डी से डी बाई डी कैंसल, तो एन बराबर आ गया 0.009 बाय लैम्डा। और आपको पता है फ्रिंज विड्थ कितनी होती है? लैम्डा डी बाई डी। तो जितनी भी यहाँ पे फ्रिंजेस होंगी उससे हम फ्रिंज विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा। और उसको हम इक्वेट कर देते हैं इस चीज़ से, तो ये आ जाएगा 0.009 डी बाई डी। ये मिलीमीटर में, ध्यान रखना। तो ये डी बाई डी से ये डी बाई डी खत्म, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 0.009। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो 10⁻³ और 6000 एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो आएगा 6 × 10⁻7 मीटर। तो आपका आंसर देखो क्या आ रहा है, एन बराबर 0.009 लिख सकते हो, 9 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ नीचे 6 × 10⁻7। आपका आंसर आ गया 9 × 10⁻9 नीचे 6 × 10⁻7। ठीक है, तो एन बराबर आ गया 9/6 हो जाएगा 1.5, ये हो जाएगा 10⁻²। तो बेसिकली 15 आना चाहिए था, खैर मिलीमीटर में क्या, 0.009 मिलीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ से, और 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया तो ठीक है 6 × 10⁻7 हो गया, 10⁻4 हुआ, 10⁻1 हुआ। देखो देखो ध्यान से देखो, ये ऊपर गया इसके, ठीक है,
तो -3 6 हुआ ना बेसिकली, ये देखो ये -6 हुआ, तो बेसिकली ये हो गया -6 + 7, ये हो गया 1। तो 1.5 इंटू 10⁻1 कितना हो गया 15। तो ये आ गया नंबर ऑफ फ्रिंजेस 15, कौन से ब्राइट वाले। तो अगर ब्राइट फ्रिंजेस 15 है तो आपको कंसेप्ट से पता ही है कि एक कम होगा डार्क, तो डार्क हो जाएगा 14, क्योंकि सेंटर पे ब्राइट आता है, तो डार्क ऑब्वियसली हमेशा उससे एक कम होगा, है ना। सेंटर पे डार्क आता तो ब्राइट उससे एक कम होता। ये कैसे किया समझा ना। फ्रिंज विड्थ से आप क्या करो, n मल्टीप्लाई कर दो। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो सक्सेसिव, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क या ब्राइट के बीच की डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम पता कर लें, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया वाई ए प्लस वाई डी से, ये हमने निकाल दिया टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम पता कर लें तो बेसिकली टोटल फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल फ्रिंज विड्थ एक के लिए कितनी होती है, लैम्डा डी बाई डी, एन के लिए कितनी हो जाएगी, एन लैम्डा डी बाई डी। तो टोटल सेपरेशन को हमें लैम्डा डी बाई डी के इक्वल इक्वेट कर दिया और उसको सॉल्व करके एन निकाल दिया। सिंपल, दोनों मेथड में मैंने आपको बता दिए, ठीक है, समझ सकते हो इससे आप लोग। चलो तो बस वाई डी एस सी के यही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, अब इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अभी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग वेल डिफाइंड एंड स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न के लिए क्या क्या कंडीशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारी कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन जैसा मैंने कहा था, टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी कोहेरेंट। कोहेरेंट क्यों होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया था, थोड़ा रीड मार लेना चाहिए। तो दूसरा है द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, अब ये मैंने आपको नहीं बताया था। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि सिंगल कलर, सिंगल कलर मतलब सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर शो करनी चाहिए वो, ये मतलब सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई उसमें मल्टीपल कलर शो रहे हैं, मल्टीपल वेवलेंथ है, ठीक है। इसमें देखो कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एज कैन बी सीन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस द पोजीशन ऑफ दीज फ्रिंजेस एज द विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, किस पे डिपेंड कर रहा है, कलर पे। कैसे, देखो पोजीशन फॉर nth मैक्सिमा क्या होता है, n लैम्डा डी बाई डी। पोजिशन फॉर nth मिनिमा क्या होता है, n-1/2 लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। तो हर कोई यहाँ पे लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली लैम्डा को यहाँ पे प्रॉपर रहना पड़ेगा, वेरिएबल नहीं हो सकता लैम्डा, लैम्डा को कांस्टेंट होना पड़ेगा, इसलिए मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। द टू इंटरफेरिंग वेव मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड हर एक वेव का सेम होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ अगर, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे प्रॉपर डार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बोला इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस इज जीरो एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क विल बी मैक्सिमम, वरना आप पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। इफ एम्पलीट्यूड आर इक्वल, अगर एम्पलीट्यूड इक्वल है तो ही ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, ये ब्राइट है ये डार्क है, वरना आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, मतलब जो स्मॉल डी है वो कैपिटल डी के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। द टू स्लिट्स शुड बी नैरो, एकदम एकदम पतली होनी चाहिए, मैंने आपको बताया था। द टू वेव शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन में होना चाहिए, मतलब उनका जो, उनको जहाँ से पोलराइज किया गया है वो एक ही जगह से किया गया हो पोलराइज, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, आज के लेक्चर में तो आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, ठीक है। एक आखिरी टॉपिक ले लेते हैं, मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज। मेथड्स फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब कोहेरेंट सोर्स हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि लाइट कोहेरेंट होनी चाहिए, तो कोहेरेंट बनाएं कैसे, जो हमारे पास लाइट है वो कोहेरेंट नहीं है तो बनाएंगे कैसे। इसके लिए दो मेथड है, एक है लॉर्ड्स मिरर, ठीक है, और दूसरा है फ्रेजनल बायप्रिज्म। एक है लॉर्ड्स मिरर और एक है, ये कोहेरेंट सोर्सेज को ऑब्टेन करने का दो तरीका है, और यहीं से हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों को ये भी सीखना है, इसके बाद मैं आपको पोलराइजेशन बताऊंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ये लेक्चर 3 में बताऊंगा पोलराइजेशन, लेक्चर 4 में मैं आपको डाइफ्रैक्शन बताऊंगा, और लेक्चर 5 में मैं आपको रिजॉल्विंग पावर बताऊंगा, ये चीज़ें होंगी। इंपॉर्टेंट है सब कुछ, तो ऑब्वियसली आपको अच्छे से करके करना है इसको, है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच। एक एक दिन के गैप में आएगा लेक्चर, ठीक है, मतलब आज आया आप कल आएगा, आज ही नहीं आ जाएगा दूसरा लेक्चर, कल आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।